हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर आपका स्वागत करता हूं। प्यार साथियों, रीट परीक्षा की दृष्टि से हिंदी शिक्षण के वन लाइनर क्वेश्चन इस वीडियो में आने वाले हैं। तो रीट 2025 में हिंदी शिक्षण वीडियो के लगभग 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इन 15 प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी शिक्षण विद्या अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन्हीं की वजह से आप अन्य भाषा की विधियों का आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले वन लाइनर अध्ययन से। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम साधन क्या होता है। कोई भी व्यक्ति अपना भाव प्रकट करना चाहता है तो सबसे अच्छा साधन कौन सा होता है, वो उसकी भाषा होती है। जिस भाषा के अंदर वो बोल रहा है उसी से उसी का क्या होता है, भाव प्रकट हो जाता है, यानी वो क्या कहना चाहता है। अगला सवाल है, दूसरा सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है। यानी एक छोटा बालक है, कम उम्र का, तो भाषा कैसे सीखेगा। तो सबसे पहले तो वो भाषा को क्या करेगा, सुनेगा, फिर उस भाषा का निरीक्षण करेगा और बाद में उसका अनुकरण करेगा। तो ये क्रम आपको हिंदी शिक्षण में याद रखना है कि प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा कैसे सीखता है। तो पहले श्रवण होता है, उसके बाद निरीक्षण होता है, उसके बाद अनुकरण होता है। तो ये वाला क्रम आपको याद रखना है, श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कोई भी भाषा है उसकी शिक्षा कैसे दी जाती है। अगर आप भाषा की शिक्षा दे रहे हैं तो छात्र क्या करेगा। भाषा की जो शिक्षा है वो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए दी जाती है। यानी आप उसका अर्थ ग्रहण करो और उसकी अभिव्यक्ति करके बता सकते हैं। तो ये भाषा की शिक्षा, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति। तो इधर जो आ रहा है ये आपके उत्तर का ऑप्शन है और ये आपका प्रश्न है। अगला सवाल है, भाषा के कितने रूप होते हैं। यानी कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के दो ही रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक का मतलब होता है आप जैसे बोलते हैं, लिखित का मतलब आप लिखते हैं। तो भाषा के ये दो इम्पोर्टेंट रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। अगला सवाल है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है। कोई भी भाषा है उसका प्राइमरी स्टेज क्या होता है। तो प्राथमिक जो स्तर है वो मौखिक ही भाषा होती है, यानी बोलकर ही सुख सिखाया जाता है। तो भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक ही रहता है। आपके पास कोई भी भाषाई कौशल है, ठीक है, कोई भी भाषा कौशल है, तो उससे क्या प्राप्त होती है, उससे हमें क्या होती है, दक्षता प्राप्त होती है। यानी दक्षता का मतलब है उस भाषा में हम क्या करते हैं, पारंगत हो जाते हैं, उसको बोलने में हमें क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो अलग अलग भाषाई कौशल के माध्यम से ही ये सीखा जाता है, अन्यथा आप नहीं सीख पाते हैं। और जो भाषाई कौशल होते हैं उसका स्वाभाविक और वैज्ञानिक क्रम क्या होता है। यानी कोई भी छोटा बालक है, किसी भाषा को सीख रहा है अपने परिवार में या स्कूल में, कहीं भी वातावरण, समाज में, तो उसका क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, सुनेगा। पहला काम उसका क्या होगा, सुनने का। दूसरा काम उसका होगा बोलने का। पहले सुनना सीख लेगा, उसके बाद बोलना शुरू करेगा। बोलने के बाद जब बोलना सीख जाए उसके बाद क्या करेगा, पढ़ना। लास्ट में वो लिखना करेगा। तो ये चार है। सुनने को हम कहते हैं लिसनिंग, बोलने को हम क्या कहते हैं, स्पीकिंग, और पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रीडिंग, ठीक है, और लिखने को हम क्या कहते हैं, डब्ल्यू, यानी राइटन। तो LSRW ये नियम आपको याद रखना है। LSRW ये सीखने का भाषाई कौशल का स्वाभाविक और वैज्ञानिक क्रम है, तो इसका आप याद रखना है। तो भाषा सबसे कठिन कौशल कौन सा होता है। सबसे कठिन लास्ट वाला जो ये होता है, ये लिखने वाला, ये सबसे कठिन होता है क्योंकि ये सबसे बाद में सीखा जाता है। तो ये बाकी तो हम क्या करें, प्राइमरी स्टेज पे ही शुरू हो जाते हैं। भाषा के बुनियादी कौशल क्या होते हैं। यानी जो भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा के बुनियादी कौशल क्या रहेंगे। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के जो बुनियादी कौशल रहेंगे, तो एक तो रहेगा सुनना और एक होगा बोलना। सुनना और बोलना ये दो बुनियादी कौशल है, यानी ये शुरुआती स्टेज में बच्चा सीखता है। इसके बाद में होता है ग्रहणात्मक या ग्रहयात्मक कौशल। यानी ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करता है बालक, सुनने से और पढ़ने से। अगला है अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है। ये बच्चा जैसे अभिव्यक्त करता है, अपनी बात को कहता है, तो वह तो बोलकर कहता है
या लिखकर कहता है। तो ये होता है अभिव्यक्तात्मक, यानी अभिव्यक्त करता है, यानी बोलकर दूसरों को अपनी बात दूसरों को बताता है। तो या तो बोलकर बताएगा या लिखकर बताएगा। ग्रहणात्मक यानी वो अगर सीखेगा तो या तो वो सुनकर सीख लेगा या वो पढ़कर सीख लेगा। तो वो ग्रहण कर रहा है, अपने में ग्रहण कर रहा है, यानी ग्रहणात्मक कौशल हो गए। और अभिव्यक्तात्मक है, बोलना है। भाषाई कौशल का जो विकास है वो किस स्तर तक पूरा हो जाना चाहिए, यानी इन चारों भाषाओं का जो कौशल है वो कौन सी स्टेज पे पूरा हो जाना है, यानी प्राइमरी स्टेज पे, यानी कक्षा 5 तक का बालक है ये सब कुछ सीख जाना चाहिए। प्राइमरी स्टेज पर ये सारी चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। चारों कौशल LSR और W, ये चारों कौशल है वो प्राइमरी स्टेज पे क्या होने चाहिए, पूरे हो जाने, ताकि बच्चा आगे से। अगला है भाषा कौशल का मुख्य क्या उद्देश्य होता है। ये जो चार भाषाई कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, उसका क्या उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कर सकता है व्यक्ति। क्या कर सकता है, मौखिक अभिव्यक्ति कर सकता है। और मौखिक अभिव्यक्ति अगर है तो उसके कितने प्रकार होते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। एक तो डायरेक्ट व्यक्ति क्या करेगा, मौखिक बोल देगा, तो औपचारिक। एक होता है अनौपचारिक, यानी वो अन्य माध्यम से बोलेगा। ठीक है। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या होता है। मौखिक यानी बोलकर अपनी बात को अभिव्यक्त करना है, तो इसके लिए सबसे उपयोगी कौन सा होता है, तो उसके लिए होता है वाद विवाद। जब एक दो व्यक्ति आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, यानी बात कर रहे हैं, तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति सबसे अच्छी तरह से होती है। और मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे आवश्यक गुण क्या होना चाहिए, आवश्यक गुण होना चाहिए शुद्ध आचरण। यानी आप जब बोलते हैं तो बिल्कुल शुद्ध आचरण में बोलना है, यानी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलना है। यानी अगर आप शुद्ध आचरण करेंगे तो आपकी मौखिक अभिव्यक्ति है वो सबसे अच्छी होगी। और अगला जो सरल भाषा में सीख पाएगा। तो ये हिंदी भाषा शिक्षण के इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है पढ़ना वाचन कौशल के भेद है। पढ़ना है ना, वो वाचन कौशल के क्या है, भेद है। तो कितने प्रकार होते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को तो उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो शेष सवर वाचन, यानी साथ साथ बोल रहे और बोल रहे अपनी आवाज निकाल रहे। एक होता है मौन वाचन, यानी आप मन ही मन में पढ़ रहे। तो ये वाचन कौशल के प्रकार है। कौन से, वाचन यानी बोलना, पढ़ना। ठीक है। उसके कौशल है से सवर और मौन वाचन। मौन का मतलब होता है साइलेंट, यानी मन में पढ़ना। उससे सवर यानी बोलते हुए, जैसे के से कबूतर, खे से खरगोश, आप बोलकर किसी को बता रहे हैं। शुद्ध आचरण सुधारने के लिए, अपना उच्चारण सुधारने के लिए क्या करवाना चाहिए, से सवर वाचन कराना चाहिए। ये प्राइमरी स्टेज पे ही शुरू कर देना चाहिए। अगर बच्चे में शुद्ध आचरण करना, जैसे हमें कबूतर बोलना है, प्राइमरी स्टेज पे से सवर वाचन ही होना चाहिए। जैसे के से कबूतर, खे से खरगोश, के से गमला। ये बच्चों को अगर आप सिखाएंगे, तो जैसे के से आप कबूतर बोल के सिखाएंगे तो बच्चा उसको अच्छी तरह से सीख पाएगा। आदर्श वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन कौन करता है, आदर्श वाचन अध्यापक करता है। यानी अध्यापक क्लास में क्या करता है, बोलता है, तो वो उसका क्या होता है, आदर्श वाचन होता है। और छात्र उसका क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। यानी छात्र उसको सुनते हैं और फिर उसका अर्थ ग्रहण करके सीखते जाते हैं। तो आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और छात्र उसका क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, यानी उसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये आदर्श वाचन होगा। जब भी ऑप्शन आए तो आप आदर्श वाचन पे क्लिक करेंगे। अगला है से सवर वाचन के कितने प्रकार होते हैं। से सवर वाचन के कितने प्रकार होते हैं। तो से सवर वाचन के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आदर्श वाचन, एक होता है अनुकरण वाचन और एक होता है समवेत वाचन। तो ये से सवर के 3 प्रकार है, ये आपको याद रखना है। से सवर और मौन वाचन 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, अपने वाचन कौशल के। ठीक है। तो से सवर वाचन में 2 आते हैं, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन और एक समवेत वाचन। जीवन के प्राथमिक स्तर में मातृभाषा ही सिखानी चाहिए। ये मातृभाषा सिखाने का सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो परिवार होता है। जीवन में जो बच्चा सीखता है मातृभाषा, वो परिवार में ही सीखता है। और मातृभाषा के माध्यम से अन्य भाषा की आसानी से वो सीख पाएगा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रह जाता है। अगला है, ये सवाल है इम्पोर्टेंट, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना ये किस कौशल से संबंधित है। यानी प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना
ये कैसा कौशल है? ये वाचन कौशल है। वाचन यानी बोलना। अगर आप किसी शब्द पर बल देके और पठन शक्ति यानी पढ़ने की शक्ति का अगर आप विकास कर रहे हैं तो वो एक वाचन कौशल कहलाएगा। अगला सवाल है, अर्थ ग्रहण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त वाचन कौन सा होता है? मौन वाचन यानी मन ही मन में अध्ययन करना। मौन वाचन यानी साइलेंट रीडिंग। ठीक है, मन ही मन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से अर्थ ग्रहण करेंगे। ये अर्थ ग्रहण का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग यानी मौन वाचन। साइलेंट को इंग्लिश में कहते हैं मौन वाचन। ये जो मौन वाचन है ये किसकी रचना है? मौन वाचन किसकी रचना है? तो ये है ब्रायन की। आपको याद रखना है मौन वाचन किसकी रचना है? ये ब्रायन की रचना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, मौन वाचन कब शुरू कर देना चाहिए? यानी मन ही मन में पढ़ना कब शुरू कर देना चाहिए? ये तीसरी कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए और गहन अध्ययन निष्ठ पाठों का कक्षा 6 से। तो मौन वाचन कक्षा 3 से। ये इंपॉर्टेंट याद है, कक्षा 3 से। शेष सवर वाचन कराने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा होता है? शेष सवर वाचन तो ये होता है सामूहिक वाचन। यानी एक क्लास के अंदर जैसे 10 बच्चे हैं, उन 10 ही बच्चों को एक साथ हम क्या करते हैं? वाचन कराते हैं। जैसे बोलते हैं के से कबूतर, तो सभी बच्चे ग्रुप में बोलते हैं के से कबूतर। तो ये शेष सवर वाचन का सबसे उपयुक्त वाचन का उपयुक्त साधन है। ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के क्षणों का उपयोग, सब अध्याय मौन वाचन के द्वारा ही किया जाता है। ये सब कुछ मौन वाचन के द्वारा ही किया जाता है। ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग कर सकते हैं, सब अध्याय कर सकते हैं। ठीक है, अवधान केंद्रित की क्षमता, ये सब कुछ हम क्या करते हैं? मनो। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का क्या उद्देश्य होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले शुद्ध आचरण। शुद्ध आचरण यानी उच्चारण सही होना चाहिए। शब्द का उच्चारण की क्षमता अगर आप विकास कर देंगे प्राइमरी स्टेज पे तो बालक की जो नींव है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। पठन या वाचन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है? पठन या वाचन शिक्षण की कौन सी विधियाँ है? वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य, अनुकरण विधि और संगति विधि। ये क्या करते हैं? ये पठन वाचन शिक्षण की क्या होती है? विधियाँ होती है। मौन वाचन के कितने प्रकार है? मौन वाचन के जैसे शेष सवर वाचन के 3 प्रकार है, तो मौन वाचन के कितने प्रकार है? तो मौन वाचन है, एक तो द्रुत वाचन यानी तेज तेज मन में पढ़ना, गहन वाचन सोच विचार कर पढ़ना, सिंगावलोकन। तो ये 3 प्रकार है मौन वाचन के। ये जो अति इंपॉर्टेंट है, ये इसके अभी से तो पूछा जाता है आपसे हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो शिक्षण के भाषाई कौशल होते हैं उनका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं? कक्षा के अंदर भी कर सकते हैं और कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं, दोनों जगह आप कर सकते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में आकाशवाणी कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं, कक्षेतर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, कक्षा के बाहर होने वाले दूरदर्शन कार्यक्रम में, सामूहिक बाल सभा कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। अगर आप श्रवण सुनने की कौशल में विकास कर सकते हैं तो आप सुनने की चीज़ें ज़्यादा देखें। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालकों को पढ़ने से पहले लिखने की शिक्षा, ये आर्य मॉन्टेसरी ने कहा है। ठीक है, और लिखना सिखाने से ऊपर बालों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी ने भी अक्सर का ही मत दिया था। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये अगला सवाल है, भाषा कौशल में लिखित अभिव्यक्ति का क्या रूप होता है? लिखना। जब आप लिखेंगे तो आपकी लिखित अभिव्यक्ति हो जाएगी। श्रुत लेख में किन 2 कौशलों का विकास होता है? श्रुत लेख आप जब लिखते हैं, जब एक टीचर बोलता है, अध्यापक उस बच्चा इसको क्या करता है? लिखता रहता है। तो श्रुतन लेख में क्या होता है? सुनना और लिखना। बच्चा क्या करेगा? पहले तो सुनेगा और फिर अपनी कॉपी में लिखेगा। तो ये श्रुत लेख में 2 विकास होते हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? लेखन से संबंधित उसकी जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी लिखने में उसकी जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तभी बालक उसे लिख पाएगा। अगला सवाल है, लेखन कला का विकास कैसे होता है? अभ्यास से। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो लेखन कला का क्या हो जाएगा? विकास होगा, जब आप बार बार अभ्यास। अगला सवाल है, शिक्षक बालक की कॉपी और स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है, ये क्या है? ये अनुकरण विधि है। और छात्र इन पर अक्षरों को देखकर नीचे लिखने का अभ्यास करता है तो और अक्षर बनाता है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है। ठीक है, लेखन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना चाहिए? लेखन कौशल में सबसे ज़्यादा मैं तो कहूँगा वर्तनी पर देना चाहिए कि उसकी वर्तनी कैसी है, शुद्ध है या अशुद्ध है, वर्तनी पे ही ध्यान देना।
अगला सवाल है, बालकों को वर्तनी की विधिवत शिक्षा किस स्तर पर दे देनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पे दे देनी चाहिए। बालक लिखना सीखते हैं कैसे? सीधी रेखाओं से। सीधी रेखाओं के साथ वो लिखना सीखता है। अगला सवाल है, वर्णों के छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग कर वर्ण बनाना और रचना कर लिखना, ये कौन सी विधि है? ये है पेस्टालॉजी विधि। कौन सी विधि है? पेस्टालॉजी। इसमें वर्णों के छोटे छोटे खंड करके उन खंडों का योग करके वापस वर्ण बनाना है और रचना कर लिखना है, और ये सीखने की विधि है पेस्टालॉजी विधि। इसको हम कहते हैं पेस्टालॉजी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी शिक्षण के। डिस्लेक्सिया ये कैसा प्रकार है? ये पठन का प्रकार है। पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है वो कहलाती है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, इंपॉर्टेंट लगा लो आप इसे, ये लेखन से संबंधित विकार है। ठीक है। आगमन विधि में शिक्षण कार्य कैसा होता है? आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है। और वाक्य विश्लेषण के शिक्षण में उपयुक्त विधि है आगमन विधि। आगमन विधि। अगला सवाल है, आगमन विधि के दो रूप है। आगमन विधि के दो रूप है, एक तो है सहयोग प्रणाली और एक है प्रयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली, ये दो आगमन विधि के रूप है। और आगमन विधि कैसी है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि कैसे है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसको हम क्या कहते हैं? आगमन विधि। अब इस उल्टा होता है निगमन विधि। इसका उल्टा क्या होता है? निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है? नियम पहले बताए जाते हैं और उदाहरण बाद में दिए जाते हैं। पहले नियम, उसके बाद में उदाहरण, यानी नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, उसे हम कहते हैं निगमन विधि। और आगमन में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, यानी एक तो होता है उदाहरण, ठीक है, और एक होता है नियम। तो अगर आप उदाहरण से नियम की ओर चल रहे हैं, इसे हम कहते हैं आगमन, ठीक है, और नियम से उदाहरण की ओर चल रहे हैं, इसे हम कहते हैं निगमन। तो ये आपको याद रखना है आगमन। निगमन विधि के दो रूप होते हैं। जैसे आगमन विधि के दो रूप होते हैं, जैसे निगमन विधि के भी दो रूप होते हैं, सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ये निगमन विधि के दो रूप है। तो आगमन विधि के भी दो हो गए। अब निगमन विधि कैसे है? ये अमनोवैज्ञानिक है। ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, अमनोवैज्ञानिक है। और भाषा शिक्षण की कौन सी है? सूत्र विधि है। कौन सी विधि है? सूत्र विधि। नहीं, ये यहाँ पे मनोविज्ञान का नहीं है। ये अगला प्रश्न आ गया, नया आ गया। भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही सूत्र विधि बनी है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा सकते। अगला सवाल है, व्याकरण शिक्षण में, इंपॉर्टेंट सवाल है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? तो पाठ्य पुस्तक जो प्रणाली होती है उसे हम सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं व्याकरण शिक्षण में। ठीक है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को हम क्या कहते हैं? सुग्गा प्रणाली। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे हम देखते हैं। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, विधि से संबंधित है। व्याकरण शिक्षण की वे विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण कराया जाता है, ये कैसी विधि है? वापस देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की वे विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तकों का नाम, यानी जो उच्च कोटि के जो भाषा लेखक है उनकी पुस्तकों के नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाषा से सर्ग विधि। कौन सी विधि? भाषा से सर्ग विधि या ए व्याकृत विधि हम उसे कहेंगे। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा ले। शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों का क्या प्रकार होता है? शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार, एक तो होता है द्रुत वाचन और एक होता है गहन अध्ययन। ये दो प्रकार होते हैं, ठीक है। और उद्बोधन विधि में क्या होता है? ये उद्बोधन विधि गद्य शिक्षण की विधि है। किस विधि है? गद्य शिक्षण की विधि है उद्बोधन विधि। और उद्बोधन विधि में क्या शामिल है? दृश्य विधान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, ये उद्बोधन विधि में शामिल है। उद्बोधन विधि किसकी है? गद्य शिक्षण की विधि है। इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं रीट परीक्षा। अगला सवाल है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं ने बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है, यानी इंपॉर्टेंट विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ ने बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है, वो कौन सी विधि कहलाती है? उद्बोधन विधि कहलाती है। कौन सी विधि? उद्बोधन।
और कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभक्ति। क्या होती है? रसानुभक्ति। अगला सवाल है, कविता शिक्षण की किस विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। खंडान्वय विधि को हम क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि। और खंडान्वय और प्रश्नोत्तर दोनों जो है ये किसकी विधि है? कविता शिक्षण की विधि है। किसकी है? कविता शिक्षण की विधि है। अगला वीडियो के इंपॉर्टेंट एक एक लाइनर प्रश्न है, कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? तो उसे हम कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। यानी एक कविता वैसी की वैसी समान भाव वाली या विपरीत भाव वाली कविता को साथ साथ करके पढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं तुलना विधि। और अगला है, किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है? वो कहलाती है व्यास विधि। कौन सी विधि है? व्यास विधि। यानी कथावाचक का स्थान ग्रहण करके प्रसंग की व्याख्या करता है व्यास विधि। अगला है, किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का क्या करता है? वाचन करता है तथा उसके वाचिक अभिनय में पात्रों के अनुकूल ही भाषा में उतार चढ़ाव होता है? यह होती है आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि कौन सी विधि होती है? आदर्श नाट्य विधि। अगला है, रंगमंच अभिनय कैसी विधि है? ये एक नाटक की विधि है। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। अगला है, नाटक शिक्षण की वे विधि जिसमें छात्र कक्ष में नाटक के पात्रों में संवादों का वाचिक अभिनय करते उसे हम कहते हैं कक्षा अभिनय। और किस पथ प्रदर्शक विधि भी कहते हैं? मंत्रणा विधि को हम क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक विधि भी कहते हैं। और पंचपदीय विधि किसने दी है? ये हर्बर्ट ने दी है। पंचपदीय विधि किसने दी है? हर्बर्ट ने दी है। अगला सवाल है, संघटना परक जो विधि है उसका दूसरा नाम क्या है? सेना विधि। और संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? पहले वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। पहले वर्ण, फिर शब्द और फिर